हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकरण यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रिपल आई सेल एट गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम फ्रिक्शन और सिंपल मशीन चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स 106 से संबंधित है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन विच इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसके रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा एंगल ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन और चौथा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा है ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चार ऑप्शन है, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मिनट या यूनिटलेस। जैसे हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एफ अपॉन एन होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्स हैं, तो फोर्स की दोनों यूनिट होने के कारण यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर फोर्स है, तो इसलिए ये यूनिटलेस होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। तीसरा है बॉडी ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज इन इक्विलिब्रियम. Mu is the coefficient of friction between the body and plane, then the angle of the plane with horizontal is. तो ये कौन सा जो है इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक एंगल बना रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर जब ये इक्विलिब्रियम के अंदर होता है बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के साथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एंगल बनता है वो फाई के बराबर होता है। और जो जो इक्विलिब्रियम के अंदर तो फाई और एंगल ऑफ रिपोज ऐसी स्थिति में बराबर होता है। तो यहाँ जो एंगल बनता है वो इक्विलिब्रियम वाले केस के अंदर मैक्सिमम लिमिटिंग जो है फ्रिक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जो इंक्लिनेशन होता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। चौथा क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। चार ऑप्शन, लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हैज नो रिलेशन विद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमेशा स्टैटिक जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होता है वो हमेशा डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो फाई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी? tan इनवर्स फाई म्यू एस, बी है sin इनवर्स म्यू एस, cos इनवर्स म्यू एस और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर आएगा tan इनवर्स म्यू एस। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज। तो जो अधिकतम जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू किस तरह से होती है? इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन सरफेस, से डबल होती है कॉन्टैक्ट एरिया से। और सरफेस एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो है उस पर डिपेंड नहीं होती है, इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट और नन ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से ही संबंधित है, ए ब्लॉक ऑफ 800 Newton is resting on a rough horizontal plane. If coefficient of friction is 0.2, the amount of force required to move the block is. उस ब्लॉक को मूव कराने के लिए जब उसका वेट है 800 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो ऐसी स्थिति में जैसे हम जानते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स हमेशा जो है उसका वेट है उसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू पी, जो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर होंगे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू और एन के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 0.2, म्यू की वैल्यू दे रखी है, इनटू 800 तो 160 न्यूटन। तो यहाँ आंसर आएगा 160 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर कंप्लीटली स्मूथ सरफेस इज। जो पूरी तरह से चिकनी जो सरफेस होती है उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? मोर देन 1, लेस देन 1, 0, इक्वल टू 1। तो इसमें आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, the opposing force which acts at the point of contact of the two bodies which slides over one another is rolling friction, sliding friction, static friction, none of the above। तो इसमें आंसर आएगा sliding friction। नेक्स्ट है, if the coefficient of क्वेश्चन नंबर 10 है, if the coefficient of friction between the point of contact of two bodies is 0.577 then angle of friction is। तो यहाँ पे जब हम tan इनवर्स 0.577 करेंगे तो यहाँ पे एंगल आएगा 30 डिग्री।
1/√3 इसकी वैल्यू होती है, तो वो 30 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लॉ फॉर एन आइडियल मशीन इज गिवन बाय। तो एक आइडियल मशीन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, P इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस सी, P इक्वल टू एम डब्ल्यू और P इक्वल टू सी। तो यहाँ आंसर आएगा P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज मोर देन 50% देन इट इज नॉन एज इरिवर्सिबल, सेल्फ लॉकिंग, रिवर्सिबल, ऑल ऑफ द बोथ। तो इसका आंसर आएगा, यदि 50% से ज्यादा है तो ये रिवर्सिबल मशीन होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हमने ये दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेज हम जानते हैं इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी, उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने निकाला था, P इक्वल टू, बैक जाके आप देखेंगे यहाँ पे P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, इसी को जैसे हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे ये वैल्यू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस सी बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे सी बाई डब्ल्यू को हम बहुत ही कम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एम ए जो है वो 1 बाई एम के बराबर आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1 बाई। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज, तो वेलोसिटी रेशियो अपॉन एम, एम अपॉन वेलोसिटी रेशियो 1 अपॉन एम, और डी है 1 अपॉन एम टू वी आर। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये अभी हमने निकाला था, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज था 1 अपॉन एम डिवाइडेड बाई इंटू वी आर। तो इस तरह से आएगा 1 अपॉन एम इंटू वी आर। तो ये इसका आंसर होगा डी। The velocity ratio of worm and worm wheel, if radius of wheel with r, and radius of load drum with r small r, और number of teeth on worm wheel with t, और number of thread जो है इसके अंदर n है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो velocity ratio आएगा वो आएगा कैपिटल R इंटू टी डिवाइडेड बाई n अपॉन एन आर। तो यहाँ पे यदि n जैसे सिंगल थ्रेडेड है तो ऐसी स्थिति के अंदर आर टी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि n है तो आर टी अपॉन एन आर, बाकी ये एन आर अपॉन ये ठीक आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल व्हील एंड एक्सल विद डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ अपवर्ड व्हील एंड लोड एक्सेस। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो diameter of the upward divided by diameter of load axis। तो ये इसमें आंसर होगा ए, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इन आइडियल मशीन्स, आइडियल मशीन में क्या खास बात होती है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो ज्यादा होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कम होता है, और मैकेनिकल एडवांटेज इसका एक होता है। तो इसमें आंसर आएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, यानी कि एम ए इक्वल टू वी आर। आइडियल मशीन 100% एफिशिएंसी होती है इसकी। नेक्स्ट है सिंपल मशीन से, फॉर ए सेल्फ लॉकिंग लिफ्टिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी 50%, मोर देन 50%, लेस देन 50% और 100%। तो यहाँ यदि 50% से कम है तो इसे हम सेल्फ लॉकिंग मशीन कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 मूवेबल पुलीज इज, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी रेशियो इज 2 रेज़ टू पावर n होता है, तो n यहाँ नंबर ऑफ पुली 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन ए लिफ्टिंग मशीन एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 3000 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन बीइंग 40, देन एफिशिएंसी ऑफ मशीन विल बी, क्या होगा। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर देखिए कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है वो W अपॉन P होता है। तो अब यहाँ पे देखिए एफर्ट 3000 न्यूटन है और इसके अंदर जो लोड है वो 100 न्यूटन है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 30, और एफिशिएंसी हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे देखिए एम ए हमने 30 निकाल लिया, वी आर 40 दिया हुआ इंटू 100, तो ये 75%, तो आंसर होगा 75%। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ a simple screw jack with L as the length of handle and rho as the pitch of the screw। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आंसर आएगा उसका 2 पाई
L अपॉन रो, तो ये इसका आंसर होगा। ये डेरिवेशन होता है स्टैंडर्ड, तो ये हमें याद रखना, 2 पाई कैपिटल L अपॉन रो। Thank you for viewing the video.